साल 2024 में रेलवे में 2 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी, जिसमें से 5,000 वैकेंसीज करीब आरपीएफ की निकाली जा चुकी है। ये एग्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट हो जाएंगे। आपकी क्या रणनीति है? आपको पता होना चाहिए, आरपीएफ के एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 में से 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 35 रीजनिंग के होंगे और बाकी बचे 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीएस के होंगे। अब इस जीएस से निपटा कैसे जाए? क्योंकि आरपीएफ या रेलवे के एग्जाम्स का पैटर्न बहुत अलग होता है। वहां पर जीएस थोड़े दूसरे तरीके की आपसे पूछी जाती है, एसएससी की तरह नहीं पूछी जाती है। यहां पर साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वेटेज बहुत ज्यादा होता है। करंट अफेयर में उतना वेटेज नहीं होता है। तो इन पैटर्न्स के आधार पर आप किस तरीके से तैयारी करोगे, क्योंकि सिलेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ जीएस की ही वजह से होना है और रुकना भी सिलेक्शन जीएस की वजह से। आपको सिलेक्शन लेना है या सिलेक्शन आपको रोकना है, यह डिपेंड आप पर करेगा। ये किताब मैंने कंपाइल इसी वजह से करी हुई है। आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए किताब रेलेवेंट है। इसमें मैंने 260 से ज्यादा रेलवे के जो पेपर्स हैं जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, उन सारे पेपर्स को सॉल्व करके दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, करीब करीब 3500 सबसे बेहतरीन जीएस के क्वेश्चन भी मैंने इस किताब में ही कंपाइल किए हुए हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें मैंने चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चन दिए हैं और साथ में पेपर वाइज भी क्वेश्चन दिए हैं कि कौन से वर्ष में रेलवे के किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके का कंपाइलेशन आपको रेलवे का कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सच में इस बार रेलवे में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो इस किताब को आप आज ही अपने पास मंगा सकते हैं अमेजॉन से ऑर्डर करके। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप चाहे किसी भी राज्य में हो, घर बैठे आप इस किताब की मदद से तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में, जीएस में इसके अलावा आपको कुछ और सोर्सेस पे जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैंने इस किताब में दे दी। नौकरी भले ही कितनी सारी हो, सिलेक्शन सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास सही रणनीति होगी। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के वीडियो में 17 से लेकर 21 मई तक के बीच के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सब को समराइज्ड फॉर्म में हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप डेली टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड ही कर रहे हैं, वहां पर शेयर कर दी जाती है सुबह सुबह। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में डेली के क्विज भी देना आप मत भूला करिए। डेली क्विज में वही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा सटीक हैं आपके आने वाले एसएससी, रेलवे और स्टेट के एग्जाम के लिए। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि अंबुबाची मेला जो है यह हर साल भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो यह मेला आयोजित किया जाता है हर साल आसाम में। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। आसाम के अंदर गुवाहाटी में प्रसिद्ध मां कामाख्या का मंदिर है। इस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। अब इसके पीछे एक धार्मिक सद्भावना तो है ही है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अगर हम बात करें क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है, जी हाँ, एक साइंटिफिक रीजन भी है। दरअसल है क्या कि मां कामाख्या का जो मंदिर है वहां पे पास से जब ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है तो वहां पे उस नदी का पानी लाल हो जाता है। अब इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि गुवाहाटी के रीजन का, यहाँ की जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बहुत हाई है और यहाँ की मिट्टी में लौह तत्व बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं। मतलब आप बोलो तो आयरन की मात्रा इस मिट्टी के रिच मिनरल्स में बहुत पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरता हुआ जो नदी का पानी है वो लाल रंग का दिखाई देता है। और आसाम में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? ये है हिमांता बिस्वा शर्मा। तो आपसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। अंबुबाची मेला कहाँ पर है मनाया जाता है? ये आसाम के गुवाहाटी में मनाया जाता है, मां कामाख्या मंदिर में। और इस मंदिर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि केवल आसाम नहीं, देश भर ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग हर साल इस मेले में मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में भारत का एक कौन सा राज्य है जिसने फैसला लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च करेंगे? तो यह राज्य है सिक्किम। और सिक्किम में पी एस तमांग की सरकार है। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 25 मई से, मतलब इसी महीने में बस 3-4 दिन के बाद ही पूरे सिक्किम रीजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कार्य करने लगेगा। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कि कोई चौराहा है। चौराहा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 4 रास्ते आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो कि स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। जब लाल बत्ती होती है तो आप रुक जाते हो और पीली होती है तो आप रेडी हो जाते हो और जब हरी होती है तो आप गाड़ी चलाने लगते हो, राइट? तो अभी क्या है, और कई बार आप देखते होंगे कि इसमें क्या है कि ट्रैफिक हवलदार रहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस तो अब रहेगी नहीं यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये एआई ड्रिवन पूरा हो जाएगा। अगर किसी ने मान लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो यहाँ पे कैमरे लगे होंगे और कैमरे तुरंत गाड़ी का नंबर डिटेक्ट कर लेंगे और ऑटो चालान कट जाएगा और मेल पे आपकी पहुंच जाएगा।
पहली चीज तो ये हो गई। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट भी गाड़ी के कंप्लीट नहीं है तो चलते फिरते ये सेंसर्स रिकॉर्ड करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कार चला रहे हो लेकिन आपने इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया है इस साल, तो आपकी गाड़ी का नंबर जैसे ही इन कैमरेज के डिटेक्शन में आएगा, वो आपके नंबर को ऑटोमेटिक पूरा कंपाइल कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, जहां से आपकी डिटेल वो फेच कर लेंगे कि हाँ भाई इस गाड़ी में इंश्योरेंस इस बार रिन्यू नहीं किया है। तो इंश्योरेंस ना होने पर जो चालान बनता है वो चालान आईडी पर पहुंच जाएगा सीधे सीधे यूजर की। तो इस तरीके से पूरे राज्य भर में काम करेगा। और सिक्किम में गवर्नर है एलपी आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। एक रिपोर्ट जारी करी गई है, इसमें पता लगा है 2018 से लेकर 2022 के बीच में भारत में खेतों में जो बड़े बड़े पेड़ आते हैं वो कितने काट दिए गए हैं करीब। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है 2018 से 22 तक इतने सालों के बीच में पूरे भारत में करीब करीब 5 मिलियन इस तरीके के बड़े पेड़ काट दिए गए हैं। आपने कई बार देखा होगा किसान के खेतों के बीच में कोई बड़ा पेड़ आ रहा है तो उसको कई बार काट दिया जाता है कि हाँ भाई इसमें भी हम खेती करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो एक दो पेड़ से कुछ होता नहीं है, बट हाँ कई सारे ऐसे किसान हैं जहां पर उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आमदनी अगर होगी तो उसी से उनकी आजीविका चलनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी किसान के खेत में पूरी एक सीरीज आ जाती है ऐसे पेड़ों का, पूरा एक बंच आ जाता है, तो कई बार उन्हें मजबूरी में भी उन्हें काटना पड़ जाता है। तो अल्टीमेटली कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन 5 मिलियन से अधिक पेड़ कटे हैं इस सत्र के दौरान, मतलब 50 लाख से ज्यादा पेड़। और ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जैसे कि तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, इस तरीके के राज्यों में किसानों के द्वारा अगर ऐसे पेड़ काटे गए हैं तो खेतों के किनारे पर दूसरे नए पेड़ बोए भी गए हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है। बट हाँ, हर एक स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। वर्ल्ड बी डे, जिसको बोलते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, ये हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार 2024 की थीम थी बी एंगेज्ड विद यूथ। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिले। जाहिर सी बात है मधुमक्खी पालन पालन को जितना ज्यादा बढ़ावा मिलता है उतना ही पौष्टिक शहद हमें मिलता है। और हर एक देश की सरकार लगातार हनी का प्रोडक्शन को जारी रखना चाहती है। इस दिवस को पहली बार साल 2017 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अप्रूवल दिया गया था। और ये देश कौन सा था जिसने इसकी डिमांड करी थी? तो ये है स्लोवेनिया। क्या बोलते हैं इसको? स्लोवेनिया कंट्री। इसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस में डिमांड करी थी कि हर साल हमें वर्ल्ड बी डे मनाया जाना चाहिए। 2014 से 22 के बीच में एक रिपोर्ट के दौरान यह पता लगा है कि कितने एससी स्टूडेंट्स ने स्कूलों में एडमिशन लिया है। मतलब कहने का यह है कि एससी स्टूडेंट 2014 से पहले जिस तादाद में स्कूल में एडमिशन लेते थे, 2014 से 22 के बीच में इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये जो रिपोर्ट है बताती है 44% रिकॉर्ड तोड़ एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने नामांकन भरा है, मतलब पिछले सत्र से ज्यादा में। तो इसमें 44% की वृद्धि देखने को मिली है। और ऐसा इस वजह से हो पाया है कि आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास स्थापित किया गया है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। और ये क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूलों में दाखिला लें। अब दूसरी तरफ अगर बात करें, इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी पता लगा है कि 2020 से 21 के सत्र में 27% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिया गया था, जिसकी मदद से 34,000 स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया हुआ है। तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात हो रही थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर माइनॉरिटी फीमेल स्टूडेंट की बात करें, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक और मुस्लिम बालिकाओं की अगर बात करें, तो इनमें 42% की बढ़ोतरी देखने को मिली हुई है। तो ओवरऑल हर तरीके से जो अदर बैकवर्ड क्लास की जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बढ़ावा लेते हुए स्कूलों में दाखिला लिया है इन सत्रों में। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की स्थापना 1993 में करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली। इसके चेयरपर्सन है हंसराज गंगाराम अहीर। क्या नाम है? हंसराज गंगाराम अहीर। ये कौन सा बैंक है जिसने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 2024 में सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रोथ करी है? तो ये आरबीआई की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा नंबर 1 पे, जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रोथ दर्ज कराई है 2023 से 24 के सत्र में। ध्यान रखिए इस रिपोर्ट में केवल सरकारी बैंकों को ही रखा गया है।
और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कितने परसेंट ग्रोथ दर्ज कराई है? तो 15.9%, करीब करीब 16% की आप ग्रोथ बोल सकते हो। दूसरे नंबर पे कौन सा बैंक रहा? तो ये रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकेंड नंबर पे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13.1% ग्रोथ दर्ज कराई है। तीसरे नंबर पे जो बैंक रहा है ये है बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने 11% की ग्रोथ दर्ज कराई है। और चौथे नंबर पे कैनरा बैंक रहा है, इन्होंने करीब 10.8% की ग्रोथ दर्ज कराई है। तो ओवरऑल पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दी है, आप पीडीएफ से बहुत ही आसानी से देख के समझ सकते हैं इसे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इसके सीईओ है निधु सक्सेना। क्या नाम है इनका? निधु सक्सेना। अभी हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस बार इस महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डिजिटल कॉमर्स ओपन नेटवर्क फॉर स्टार्टअप महोत्सव भारत के जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा रहा है जहां पर इस नेटवर्क को ज्वाइन करने वाले जो स्टार्टअप्स होंगे उनके लिए भारत सरकार अलग से कई योजनाएं ला सके सब्सिडी बेसिस पर, जिसका उनको फायदा मिले। और पूरे भारत भर से 12 यूनिकॉर्न्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। और इसके अलावा 125 करीब न्यू स्टार्टअप्स ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पूरे लेटर ऑफ इंटेंट को साइन करने वाली भी कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि ईज माई ट्रिप हो गई, इन्होंने भी इसे साइन किया है। पॉलिसी बाजार हो गया, जीरोदा हो गया, कार्स 24 हो गया, फिजिक्स वाला हो गया। ये सारे वो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पर ओएनडीसी का लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यस ग्रैंड्योर? तो यस ग्रैंड्योर को लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा। अब सवाल ये उठता है, ये प्रोडक्ट है क्या? देखिए, इसका ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंतर्गत जो यस बैंक के वैल्यूड कस्टमर हैं उनको नई फैसिलिटी दी जाएगी। पहली चीज तो ये कि इसके लिए यस बैंक के वो कस्टमर एलिजिबल होंगे जिनके अकाउंट में जो बैलेंस है वो करीब करीब ऑन एन एवरेज 5 लाख रहता हो हर महीने। इतना बैलेंस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपके यस बैंक के साथ रिलेशन वैल्यू 20 लाख की होनी चाहिए। रिलेशन वैल्यू का मतलब है जैसे कि आपने इनसे आरडी करा रखी हो या एफडी करा रखी हो, ठीक है, इस तरीके की चीजें। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यस बैंक की तरफ से स्पेशल डेबिट कार्ड आपको इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। और उस डेबिट कार्ड में आपको ट्रैवलिंग में, होटल हो गया, कहीं पर आप डाइनिंग करने जा रहे हो, उन सभी में स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो सेविंग अकाउंट्स में भी आपको कई सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बढ़ावा दिया जाएगा। बट हाँ, एक चीज है, वो बोलते हैं ना, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ पैसे वालों के लिए होती हैं, तो उनमें से ये एक है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको ये इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए ये नहीं है। यस ग्रैंडियर अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए इसीलिए बोल रहे हैं ये योजना है। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने कौन से संस्थान के साथ पैक्ट साइन किया है? और इस पैक्ट के अंतर्गत ये भारतीय एथलीट्स को ऑफिशियल किट स्पॉन्सर करेंगे। तो इन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ पैक्ट साइन किया है। आने वाले समय में जो पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं वहां पर भारत की तरफ से जो भी खिलाड़ी जा रहे हैं उन सबको प्यूमा की तरफ से ऑफिशियल किट दी जाएगी, जैसा कि जंप सूट हो गया और रेस सूट हो गया, स्पीड सूट हो गया, जो कि खिलाड़ी पहनते हैं अपने स्पोर्ट्स के दौरान। इसके अलावा जो उनके फुटवियर्स हो गए, जूते हो गए, एक्सेसरीज हो गई, वो सारी चीजें प्यूमा की तरफ से उनको दी जाएंगी। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट हैं एदिली सुमरावाला। क्या नाम है? एदिली सुमरीवाला। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है नारायणन वाघुल और इनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक बैंकर थे। इन्होंने अपना करियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर शुरू किया था। उसके बाद एक टाइम पर ग्रो करते करते ये आईसीआईसीआई बैंक के चेयरपर्सन भी बने थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने क्रिसिल का नाम सुना होगा। क्रिसिल जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके फॉर्मर चेयरपर्सन भी ये रह चुके हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए
साल 2010 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए थे। माफी चाहता हूँ, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। एंड इसके अलावा बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का भी टाइटल इन्हें 1992 में दिया गया था बिजनेस इंडिया की तरफ से, और इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। तो बैंकिंग के क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ा नाम नारायणन वागुल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कौन सा देश है जिसने भारत के साथ एक पैक्ट साइन किया है मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर? तो यह देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, और इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है। समझते हैं इसके बारे में। मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब ये है, जैसे ये है भारत, और इधर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको यूएई मिलेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, सऊदी अरेबिया के बराबर में। और ये जो गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन है, यही आगे जाते हुए आपको यूरोप में कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये हमारे व्यापार को बढ़ावा देगा, एक तो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों तक पहुंचाने में, और साथ में यूरोप तक पहुंचाने में भी बढ़ावा देगा। अब देखिए है क्या, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत भारत का जो बाजारी जो सामान है जो कि यूरोपियन मार्केट में बिकता है, उसको एज अ वेयर हाउस भी आने वाले समय में यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत सरकार स्थापित करेगी। और तब जब हम उसको यहाँ पर स्थापित करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका का जो एप्पल है, एप्पल कंपनी ने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में डाला हुआ है ना, उसी तरीके से भारत में बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो बनते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर हम यूनाइटेड अरब अमीरात में डालेंगे, तो यहाँ से यूरोपियन मार्केट तक पहुंचाने में कम पैसा लगेगा, तो जाहिर सी बात है मुनाफा इसमें बढ़ेगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट की वैल्यूज को घटाएगा, जिसकी वजह से जो मुनाफा है वो ज्यादा होगा। यूनाइटेड अरब अमीरात इस टाइम पर हमारे सबसे बड़े ऑफिशियल पार्टनर्स में से एक है, और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की यात्रा पर थे, और उसी दौरान यह पैक्ट साइन हुआ था। और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे राशिद अल मक्तूम। हाल ही में दुनिया के पहले 90 साल की उम्र के ऐसे कौन से एस्ट्रोनॉट हैं जो कि अंतरिक्ष तक पहुंचे हैं? तो जो आपका पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है एड डॉइट, और ये अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। और हाल ही में ब्लू ओरिजिन कंपनी, ये किसकी है? जेफ बेजोस की कंपनी है। तो इस कंपनी के द्वारा स्पेस में एक रॉकेट भेजा गया है, उसमें ये इन सभी क्रू मेंबर्स में से एक थे। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड हो गया है कि 90 साल का कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस की यात्रा करके आया है। ये कौन सा टूर्नामेंट है जहां पर भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर 2024 का अपना दूसरा टाइटल जीत लिया है? तो ये जो टाइटल है, ये है थाईलैंड ओपन 2024। इस बार सात्विक और चिराग दोनों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है इस कैटेगरी में। और इन्होंने जिनको हराया है, ये चाइनीज प्लेयर था, जिसमें से एक है चेन बू यांग, ठीक है, और दूसरे हैं लियू यी। इन दोनों को हराया इन्होंने 21-15 के मार्जिन से। और जाहिर सी बात है, थाईलैंड ओपन है, तो ये कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में ही हुआ है। और इस जीत के साथ ही इनको जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग पॉइंट्स जो है, उसमें 9200 पॉइंट्स का सीधे सीधे बढ़ोतरी देखने को मिला है। और इनको प्राइज मनी $33,000 का मिला। 2024 के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये स्टैटिक जीके की किताब आज ही हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, इसे आप अपने घर मंगा सकते हैं। किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें स्टैटिक जीके मैंने पूरी कवर करी हुई है टेबल के फॉर्मेट में, और साथ में 2100 से ज्यादा आपको स्टैटिक जीके के बेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ, टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं जो। एंड इसके अलावा अगर आप इस बार का आरपीएफ एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए रामबाण है। आने वाले टाइम पर एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई और असिस्टेंट लोको पायलट, इन सब के एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगी। 2016 से 22 तक के जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं, वो सारे मैंने सॉल्व्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, 3500 से ज्यादा यहाँ पर आपको मैंने जीएस के बेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आरपीएफ में जीएस का जो पैटर्न है वो बदल जाता है, वो जनरल साइंस की तरफ थोड़ा सा और ज्यादा टिल्ट हो जाता है, जिसको देखते हुए इस किताब में कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। और इस किताब का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तीनों के डिफेंस में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्ट करी गई है। ये इस बार दूसरा संस्करण था। ये कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? तो इसको भारत में कोची में कंडक्ट किया गया है। कोची
भारतीय नेवी की साउथर्न नेवल कमांड जो है उसका हेडक्वार्टर है। और भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ऐसा करने वाले दूसरी बार इस एक्सरसाइज को समापन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 15 मई को करी गई थी और 17 मई को इसका समापन हुआ था। भारत की तरफ से आईएनएस द्रोणाचार्य ने यहाँ पर हिस्सा लिया। क्या बता सकते हो अभी कुछ टाइम पहले एक शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से देश के साथ हमने कंडक्ट करी है? तो शक्ति हम कंडक्ट करते हैं फ्रांस की आर्मी के साथ। इस बार की शक्ति एक्सरसाइज जो कि 7वां संस्करण था, ये मेघालय के उमरोई में आयोजित करी गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनके जो शॉर्ट टर्म रिटेल एफडी रेट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट के जो रेट्स हैं, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है? तो यहाँ पर दरअसल प्रतिशत नहीं, बेसिस पॉइंट की बात हो रही है। तो इन्होंने 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। अब इससे कस्टमर को फायदा होगा या घाटा होगा? जाहिर सी बात है फायदा होगा। देखिए है क्या, अभी तक कस्टमर्स को अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराते थे 2 करोड़ से कम की, तो आपको 4.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन अब 75 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं, तो अब आपको 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलेगा। और सीनियर सिटीजन्स जो हैं, तो उनको अभी तक मिलता था 5.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें भी 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए, तो अब उन्हें सीधे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 करोड़ के ऊपर के भी जो क्लॉज हैं, उनमें भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। 10 से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी करी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो संग्रहालय दिवस। हर को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि जो म्यूजियम्स हैं, ये एक तरीके की वो विंडो होती हैं जो कि हमें इतिहास में झांकने में मदद करते हैं और हमारी संस्कृति से हमें जोड़ने का काम करते हैं। और पहली बार 1977 में यह दिवस मनाया गया था। इस बार की जो इसकी थीम रही 2024 की, ये रही म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं प्रदीप नटराजन। अब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के होल टाइम डायरेक्टर होंगे। साथ ही में इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी पदभार दिया गया है अगले 3 सालों के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना 2015 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। क्या नाम है इनका? वी वैद्यनाथन। क्या आप बता सकते हो कुछ टाइम पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मैंने क्या पूछा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नए ईडी कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है कैरोल फुर्तादो। यहां पर मैं लिख देता हूं कैरोल फुर्तादो। ठीक है। इसी तरीके से एचडीएफसी लाइफ के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं केकी मिस्त्री। पिछले सप्ताह में मैंने आपको बताया था। भारतीय सेना के द्वारा फैसला लिया गया है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे टैंक बैटल पॉइंट में ये टैंक रिपेयर फैसिलिटी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये फैसिलिटी कहां पर लॉन्च करी जा रही है? तो भारतीय सेना के द्वारा ये फैसिलिटी इंडो चाइना बॉर्डर में ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में अपॉइंट करी जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही जो पूर्वी लद्दाख वाला रीजन है, वहां पर भारतीय थल सेना की तरफ से 500 टैंक रवाना किए गए थे उस फ्रंट में। और जाहिर सी बात है, एक ऐसा फ्रंट जहां पर 500 टैंक अपॉइंटेड है, तो उनके लिए रिपेयर फैसिलिटी तो होनी चाहिए। तो 2 रिपेयर फैसिलिटी यहाँ पर लॉन्च करी गई है। इसके अलावा 2 रिपेयर फैसिलिटी आर्मर्ड व्हीकल के लिए भी लॉन्च करी गई है। आर्मर्ड व्हीकल उनको बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं जिनके ऊपर एक स्नाइपर भी होता है। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है आर्मर्ड व्हीकल। वो भी चारों तरफ से ढकी होती हैं, जिनमें बुलेट का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो उनके लिए भी 2 रिपेयर फैसिलिटी लॉन्च करी गई हैं। और ये जो पूर्वी लद्दाख वाला रीजन है, समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। अगर देखा जाए तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक बेसिस पर बैटल पॉइंट है। मतलब यह सबसे ऊंचा ऐसा बैटल पॉइंट है जहां पर टैंक से युद्ध हो सकता है। और इंडियन आर्मी के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये है जनरल मनोज पांडे। और इस टाइम पे सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये है अनिल चौहान। अनिल चौहान गोरखा रेजिमेंट से। ये कौन सा देश है जिसको 2027 में विमेंस फीफा वर्ल्ड कप के लिए होस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया है? तो 2027 का विमेंस फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा ब्राजील में। यह फैसला हाल ही में फीफा की बेंच के द्वारा लिया गया है। और इस रेस में कई सारे और दूसरे देश भी थे जो कि चाहते थे उन्हें
इसकी होस्टशिप मिले, जैसे कि नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ये सब थे। लेकिन इनको वोटिंग में कम अंक मिले, ब्राजील को ज्यादा मिले। इस वजह से ब्राजील को डिक्लेयर कर दिया गया है होस्ट के रूप में। फीफा की स्थापना सन 1904 में करी गई थी। और फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ, फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। ठीक है। प्रेसिडेंट है गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गिनी इन्फेंटिनो। काफी टाइम से यही फीफा के प्रेसिडेंट है। बाकी ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। और इस टाइम पर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एल लूला दा सिल्वा। क्या नाम है? एल लूला दा सिल्वा। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो हाल ही में सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर दो अपॉइंट किए गए हैं। एक तो है ए वाई वी कृष्णा। ठीक है, एक तो नाम आप ये ध्यान रखेंगे, और दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे एन वेणुगोपाल। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखें। जो एन वेणुगोपाल हैं ये हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, और ए वाई वी कृष्णा जो हैं ये आसाम और मेघालय कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई की स्थापना 1963 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और सीबीआई का डायरेक्टर कौन है इस टाइम पे? ये है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये न्यूज है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो ये है कपिल सिब्बल। कौन है? कपिल सिब्बल। ये कौन सा संस्थान है जिसके साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई हुई है जो कि पराली या फूस होता है ना, जहां पर खेतों में किसान जब काम करते हैं, जब फसल कटती है तो आप देखते हो ना पराली निकलती, फूस निकलता है, जिसको बाद में जला देते हैं दिल्ली एनसीआर के किसान, जिसकी वजह से पॉल्यूशन काफी होता है। तो ये जो फूस है इसको सस्टेनेबल लिवलीहुड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कहने का ये एक ऐसी मशीन है जो कि इससे क्राफ्टेड आइटम बनाने में मदद करेगी। तो ये है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के कई सारे साइंटिस्टों ने मिलकर इस मशीन को बनाया हुआ है। इस मशीन का वजन करीब 100 किलो तक है। और इसकी कैपेसिटी ये है कि आप इसमें अलग अलग डिजाइन सेट कर सकते हो। एक तरफ से आप इसमें पराली लगाओगे और ये पराली को उसी डिजाइन में कन्वर्ट करके निकालेगा, जिसकी मदद से आप डलिया बना सकते हो, या कोई आप क्राफ्टेड बास्केट बना सकते हो, या फिर दूसरे डेकोर आइटम्स भी आप बना सकते हो जो कि अच्छे रेट में मार्केट में बिक जाते हैं। इससे क्या होगा? केवल वो पराली का समाधान ही नहीं होगा, आजीविका भी किसानों की बढ़ेगी। और वैसे तो इस मशीन को 12 साल पहले ही बना लिया गया था, लेकिन उसके बाद कई सारे चेक से होकर ये गुजर रही थी, और अब जाकर इसको पूरे तरीके से मंजूरी मिली है और भारत सरकार की तरफ से इसको सम्मानित भी किया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा एचडीएफसी बैंक को माइक्रो लोन्स को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि लोन स्वरूप दी गई है? तो एचडीएफसी बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ $500 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है। और $500 मिलियन की मदद से एचडीएफसी बैंक छोटे लोन्स प्रोवाइड करने में अपने कस्टमर्स को मदद करेंगे। छोटे लोन्स ज्यादातर जो किसान वर्ग होता है वो लेता है, या फिर जो एमएसएमई वर्ग है वो लेता है। तो ये जो पैसा एचडीएफसी बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिया है, इसको आने वाले समय पर जो माइक्रो लोन्स होंगे उसके रूप में लोगों के अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और आईएफसी जो है इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी। और आईएफसी का हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी। इस टाइम पर आईएफसी के पूरे दुनिया के 186 मेंबर कंट्रीज हैं। हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 12वीं मीटिंग का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये मंगोलिया की कैपिटल उलान बतर में इसका आयोजन किया गया। और ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये प्योरली डिफेंस बेसिस पर रही। दोनों देशों के जो डिफेंस सेक्टर है ये इसमें एक दूसरे के साथ पैक्ट साइन कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हर साल एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है भारत और मंगोलिया के बीच में, जिसका नाम है नोमाड एलिफेंट। क्या बोलते हैं इसको? नोमाड एलिफेंट। ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि नोमाड एलिफेंट किन दो देशों के बीच में होती है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में। तो आने वाले समय में भी दोनों डिफेंस एक दूसरे के मदद करने के लिए तत्पर रहे हैं, जिसके लिए ये पैक्ट साइन किया गया है यहाँ पे। और मंगोलिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है एल ओयुन एर्देन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल ओयुन एर्देन। ठीक है। हाल ही में जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ी, इनका नाम है विनीत रॉय। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है भारत के लिए कौन से इवेंट में? तो विनीत रॉय ने सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में ब्रोंज मेडल जीता है।
और इन्होंने जो ये पदक जीता है ये 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में जीता है। और इस बार का जो ये आयोजन है ये सिंगापुर में किया गया। ये कौन सी कंपनी है जो कि इस बार T20 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट का होने वाला है 2024 का, इसमें स्कॉटलैंड की टीम को स्पॉन्सर करेंगे? तो ये कंपनी है भारत की नंदिनी डेयरी, और ये स्पॉन्सर होंगे स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के। T20 वर्ल्ड कप इस बार का जो है ये आने वाले 1 जून से शुरू हो रहा है और 29 जून को इसका समापन होगा। इस बार कई नई टीमें आपको देखने को मिलेंगी। इस बार का जो T20 मेंस वर्ल्ड कप है ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये भी बताया है कि अमूल डेयरी भी एक नहीं कई ऐसी टीमें हैं जिनको स्पॉन्सर कर रही है। जैसे कि अमूल डेयरी श्रीलंका की टीम को पूरे तरीके से स्पॉन्सर करेगी, साउथ अफ्रीका टीम को भी ये स्पॉन्सर कर रहे हैं और अमेरिका की क्रिकेट टीम को भी ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाल ही में इंडोनेशिया का ये कौन सा ज्वालामुखी है जो कि 90 मिनट के अंदर 5 बार फटा? तो ये है माउंट सेमेरू। काफी न्यूज में रहता है सेमेरू। और इंडोनेशिया पूरे दुनिया का वो देश है जहां पर हर साल सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। और ये जो 5 बार फटा है ये काफी ड्रामेटिक स्टाइल में फटा है। जब पहली बार जब ये इरप्ट हुआ तो ये मान लीजिए हवा में 500 मीटर तक इसका लावा गया। कितना? 500 मीटर तक, आधा किलोमीटर ऊपर तक। जब ये दूसरी बार फटा तो 600 मीटर तक गया। उसके कुछ देर के बाद फिर ये 700 मीटर तक गया। और उसके कुछ देर के बाद फिर ये जो चौथी बार फटा फिर ये नीचे आ गया, 500 मीटर तक फिर से गया। और उसके बाद तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो ये 5वीं बार फटा है आधे घंटे, सॉरी 1.5 घंटे के अंतराल में, फिर ये सीधे 900 मीटर तक गया, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर तक। और इंडोनेशियन सरकार की तरफ से यहाँ पर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं कि इस वॉल्केनो के 5-5 किलोमीटर तक की रेडियस में कोई भी ना रहे। जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सब कुछ टाइम के लिए अपना घर बार वगैरह छोड़ दें, क्योंकि जान का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। और इंडोनेशिया में सरकार किसकी है? जोको विडोडो की सरकार है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है कल, और उसकी वजह से मैंने पहले भी अनाउंस किया था आज के दिन आप मात्र 111 रुपए में कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में रीजनिंग पूछी जा रही है। आरपीएफ में भी आप 35 नंबर की रीजनिंग देखोगे। इसके अलावा एसएससी के हर एक एग्जाम में आप 50 नंबर की रीजनिंग देखोगे। तो रीजनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस बैच में पूरा रीजनिंग का सिलेबस कवर है, जिसको आप सिर्फ अगले 24 घंटे तक की ऑफर है 111 रुपए में अवेल कर सकते हैं। मेरा आज का सवाल आपसे है, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 6 हैं पूरे दुनिया में, उनमें से कौन सी एक यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सीपीओ, एमटीएस और सीएचएसएल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो डुओ बैच को भी अवेल कर सकते हैं। 30% का फ्लैट ऑफ इसमें चल रहा है और मात्र 700 रुपए में कंप्लीट जीएसजीके और कंप्लीट रीजनिंग आप अवेल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच भी अवेल कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 1 साल के पीवाईक्यूज 5 सालों के और 1 लाइन का क्रैश कोर्स, ये सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इन बैच के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।